बजटरी कंट्रोल स्टार्ट करते हैं हम आज। आपका यूनिट 3, इसमें से डेफिनेटली एग्जाम्पल मिलता ही है। 15 मार्क्स का भी मिलता है, 10 मार्क्स का भी मिलता है। मेजोरिटी चांसेस है कि पूरा का पूरा इसमें से प्रैक्टिकल आपको मिल ही जाए। ऊपर 2.5 मार्क में भी कभी कभी इसमें से पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं पूछा हुआ। तो यही चैप्टर सबसे ज़्यादा कीमती है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तो एक खाली इसके साथ सपोर्ट करने वाला एक चैप्टर था, जिसमें छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स पूछी जाती थी हमारे सिलेबस के हिसाब से। बजटरी कंट्रोल में बजट का मतलब तो हर कोई जानता है, हमारे वहाँ बचपन से उसी के साथ तो जीते आ रहा है। ठीक है, क्या होता है बच्चों बजट? चलो पहले वो बताओ कि बजट बनता कब है। स्टार्टिंग में, मतलब कुछ भी प्रोसेस हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो उससे पहले बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बजट जो बनता है उसको हम एस्टिमेशन कह सकते हैं। तो दिस इज नॉट एक्चुअल, बजट इज नॉट एट ऑल एक्चुअल, बट हाँ पास्ट एक्चुअल डेटा के बेसिस पे हमारा बजट बनता है, वो तो है ही, बट ये बनेगा एडवांस में। ठीक है, एस्टिमेशन और यू कैन से फोरकास्टिंग टेक्निक है, ये भी एक फोरकास्टिंग टेक्निक है। और हमेशा बजट जब भी बनेगा मनी या फिर क्वांटिटी टर्म्स में बनता है। मनी टर्म्स में बजट बनेगा, हमारे घर में तो मनी टर्म्स में ही बनता है मंथली वाला, बट हम अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में मनी टर्म्स में भी बन सकता है और क्वांटिटी टर्म्स में भी बन सकता है। ठीक है, जिसके लिए हम पहले तो सेल्स बजट बना सकते हैं ना, जिससे हमको पता चले कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। सही है, सबसे पहले तो वही बजट बनता है, सेल्स बजट। सेल्स बजट में भी आप क्वांटिटी के रिलेटेड भी हो सकता है या फिर अमाउंट के बेसिस पे भी आप सेल्स का बजट बना सकते हो। सेल्स बजट मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट 6 मंथ में या फिर नेक्स्ट 1 मंथ में, वॉट एवर यू आर एस्टिमेटिंग, एक क्वार्टर में। बट इतना बोलने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि दिस मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कोई फिक्स पीरियड के बेसिस पे बजट होता है। अंदाज़ा नहीं लगाना होता कि आज से पता नहीं कब तक मैं मेरे जीवन में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लूँगा, ऐसा वो कब तक ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें लिमिट होनी चाहिए कि मैं इतने साल में इतने इकट्ठा कर लेंगे। कैसे करेंगे फिर उसके शॉर्ट टर्म गोल बनाना स्टार्ट करेंगे हम, वो अलग बात है। बजट मीन्स एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग, मनी और इन क्वांटिटी टर्म्स, इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। वो एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी वो तो हुई, बात बाकी ही रह गई। इट इज़ नॉट एक्चुअल, इट इज़ प्लानिंग फेज। प्लानिंग इन, ऐसे भी प्लानिंग एडवांस में ही होता है, प्लानिंग बाद में नहीं होता। तो ये सब बजट के फीचर्स लिख रहे हैं साथ साथ में। बजट मीन्स एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग, मनी और क्वांटिटी टर्म्स में इसको रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ही होना चाहिए, और इट इज़ अ प्लानिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस है। अच्छी तरह से प्लान करके हम हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही होता है ऑब्वियसली, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखा जाता है कभी कभी, बट हर बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी कहते हैं। बट बजट हमारे पास्ट में एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे हो सकता है। बट अगर आपकी सेल्स बजट आपने बनाया, आपको पता चला कि हमारा एस्टिमेशन लास्ट ईयर से डबल होने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप अपना प्रोडक्शन बजट भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेल्स के आधार पे ही प्रोडक्शन बजट बनेगा ना, कि प्रोडक्शन बजट के आधार पे सेल्स बजट बनता है। कस्टमर इज द किंग, ऐसा कहा जाता है हमारे वहाँ। तो सेल्स बजट बनेगा, उसके बाद बनता है प्रोडक्शन बजट। इसमें भी क्वांटिटी टर्म्स में हो सकता है या फिर वैल्यू के टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बजट भी साथ साथ में चल रहे हैं आपके। सबसे पहले बनता है सेल्स बजट। सेल्स बजट के आधार पे हम बना सकते हैं प्रोडक्शन बजट। दैट कैन बी ऑल्सो इन द क्वांटिटी टर्म्स और अमाउंट टर्म्स। क्वांटिटी टर्म्स हो तो ठीक है, बट अमाउंट टर्म्स में जाए तो आपको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट अराइज होती है ना बॉस।
है कि नहीं। उसके लिए मुझे मटेरियल कॉस्ट अराइज होती है कि नहीं, उसके लिए हमको लेबर कॉस्ट भी अराइज होती है, उसके लिए हमको ओवरहेड्स भी अराइज होता है। सही है। तो मटेरियल कंट्रोल बजट भी बनता है, लेबर कंट्रोल बजट भी बनता है। मटेरियल में भी क्वांटिटी वैल्यू दोनों हो सकता है। ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट है, हमारा बजट उनका जो वेजेस के रिलेटेड होता है वो होता है, जनरली वेजेस के रिलेटेड होता है, बट वो क्वांटिटी के रिलेटेड तो रफली बना सकते हो आप इजीली, बट हो सकता है। ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स भी एक थोड़ी होता है, ओवरहेड्स भी कई बनाए हमने। ओवरहेड का कभी क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना हमने, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन किया था, याद हो तो। प्रोडक्शन ओवरहेड था ना, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड। तो फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट बनेगा। फिर यस, एडमिन या ऑफिस जो बोलो वो, ओवरहेड का बजट भी बन सकता है। सब बनता है कंपनी में, कोई छोटी बात थोड़ी है। सेलिंग एंड, एक्चुअली हम लिखते साथ में हैं, बट दोनों को कंपनी में तो अलग अलग करके डिसाइड किया जाता है। सेलिंग एक्सपेंस अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग होता है, वो तो हम साथ में जोड़ दिया है इस पर्पज से। इसका भी बजट बनता है, समझ में आ रहा है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंस होता है ओवरहेड, वो भी अलग से बन सकता है। मतलब जितने भी टाइप के ओवरहेड्स हमने क्लासिफिकेशन में बनाए हो, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, उन सब का अपना अपना बजट बन सकता है। समझ में आ रहा है। बजट मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? सेल्स बजट से। सेल्स बजट के बेसिस पे हमने प्रोडक्शन बजट बनाया, प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के बजट्स बनाए अलग अलग। ठीक है। इन तीनों का कंबाइन भी बन सकता है ओवरहेड बजट। ठीक है। उसके बाद ओवरहेड का हमने 3 और क्लासिफिकेशन किए, फैक्ट्री बजट, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट, एडमिन ऑफिस ओवरहेड का बजट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बजट। हर किसी का बजट में बोल रहा हूँ, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आने वाला है ये सब, तो क्वांटिटी टर्म्स में नहीं आ सकता। क्वांटिटी जहाँ जहाँ क्वांटिटी है वहाँ वहाँ ही आ सकता है क्वांटिटी, या फिर वैल्यू या अमाउंट जो बोलो वो, उन दोनों टर्म्स में मटेरियल का भी आ सकता है। ठीक है। मटेरियल कंजम्पशन बजट कह सकते हो आप उसको, अलग अलग नाम आते रहेंगे। अभी कुछ बचा है क्या? इसके अलावा एक बजट बनता है विच इज कॉल्ड एज कैश बजट। इसके अलावा एक बजट और बनता है विच इज कॉल्ड कैश बजट। और ये कैश बजट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इधर से लेकर इधर तक हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर से मेरा कैश इनफ्लो होने वाला है। सेल्स करेंगे, कैश का इनफ्लो होगा, वो इनफ्लो में से मुझे इधर एक्सपेंसेस करने होंगे, हर जगह पे ऑफ करना है सबको, इधर सब खर्चे मुझे उठाने हैं। तो खर्चे उठाने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए। आप पहले कैश अकाउंट बनाते थे एक ज़माने में, याद है? जब आप बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, पता है? डेबिट साइड पे डेबिट करते थे, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट लिखते थे। डेबिट साइड पे क्या लिखते थे? जितना कैश आता है वो लिखता है। क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हो? जितना कैश जाता है वो लिखते हैं। तो इसमें खाली अकाउंट नहीं बनाना, स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा, बट करना वही है। जितना कैश आ रहा है वो लिखेंगे, जितना कैश जा रहा है वो लिखेंगे। मंथ एंड में हमको पता चलेगा कि कितना क्लोजिंग बैलेंस है, या फिर अगर कम पड़ रहा हो, पैसा कम पड़ रहा हो तो कहाँ से लाएंगे, उसका भी प्लानिंग अभी से करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने हमारे पास फंड हो ही, कभी कभी एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। किसी ने पैसा नहीं दिया तो ये सब चीज़ों का एस्टिमेशन, बैड डेप्ट हो गई तो इन हर चीज़ का एस्टिमेशन करना होता है। कैश बजट जनरली कंपनी एनुअल बेसिस पे कम करती है, क्वार्टरली बेसिस पे करती है, या मंथली बेसिस पे ज़्यादा करती है। कई कंपनियां वीकली बेसिस पे करती है, कई कंपनी तो डेली बेसिस पे करती है, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस ही तो बेयर करने होते हैं उसी कैश में से। बाकी लार्ज एक्सपेंसेस के लिए तो हम लोन ही लेते हैं जनरली। सही है कि नहीं? नया मशीन लाना हो, ये वो एक्सपांसन करना हो कंपनी का, तो हम पब्लिक इश्यू कर देंगे या लोन उठा लाएंगे, तो वो इसमें नहीं है। इसके लिए तो खास मेन उद्देश्य क्या था? वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारा प्लान सही बैठेगा। कि कंपनी में फिक्स कैपिटल तो एक बार कोई भी ले आता है, उसके बाद उसको चलाने के लिए जो खर्चा लगता है वो मेंटेन करने का बजट है ये
कैश बजट। तो कैश बजट विल बेनिफिट यू फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, सभी बजट में काम आएगा, ठीक है। फिर इन सबका मिला के एक बजट बनाते हैं हम, जिसको हम कहते हैं मास्टर बजट। नाम इतना अच्छा रखा है मास्टर वाला, ठीक है। मास्टर बजट, मास्टर बजट में मैंने बोला क्या, सब कुछ इंक्लूसिव एक कॉमन बजट बनता है विच इज कॉल्ड एज मास्टर बजट, ठीक है। तो आपको एग्जांपल में इसका एग्जांपल आएगा, इसके भी एग्जांपल आएंगे, इसके भी एग्जांपल आएंगे, ओवरहेड्स के भी आएंगे, कैश बजट के भी एग्जांपल आएंगे, मास्टर बजट का एग्जांपल। बट एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बजट कैन बी कॉल्ड एज मास्टर बजट। ऑल ओके, समझ में आ रहा है? और इसमें से हर बजट की और दो वैरायटी हो सकती है। इधर ही लिखता हूँ ना, बजट में ही स्टार्टिंग में नहीं, नीचे ही रखते हैं। कोई भी बजट हो इसमें से सबके और दो क्लासिफिकेशन हम बना सकते हैं कि एक होता है फिक्स्ड बजट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट में है ना, जनरली फिक्स और फ्लेक्सिबल के बनते हैं। हर कोई बजट फिक्स और फ्लेक्सिबल बन सकता है, ठीक है। बट कैसे? जैसे कि प्रोडक्शन बजट की हम बात करें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है कंपनी में, मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 100% है, बराबर। जो भी कैपेसिटी है उसको हम 100% कहेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, मशीन का कैपेसिटी है कि 1 लाख यूनिट वो बना देता है हर महीने, तो उसकी वो इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई 1 लाख। उसमें से हम अगर 50% यूटिलाइज करेंगे तो मेरा बजट क्या होगा? मैं अगर 80% लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करूं तो मेरा बजट क्या होगा? मैं अगर 75% पे करूं तो मेरा बजट क्या होगा? समझ रहे हो? ये अगर वेरियस कैपेसिटी के परसेंटेज के बेसिस पे अगर मैं बजट बनाऊं तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट, जो चेंज होता है। सही है। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ज़्यादा मटेरियल आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, तो शायद उधर डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स इन फ्लेक्सिबल बजट। बट फिक्स बजट में कुछ नहीं है, सीधा फिक्स है, जैसा है वैसा ही बना देना है। जो भी कैपेसिटी बताई है वही रहेगी, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब क्या पढ़ा हमने? टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है ना। ये जो भी पढ़ा हमने अभी, ये था टाइप्स ऑफ बजट्स। बच्चों, टाइप्स ऑफ बजट की लिमिटेशन नहीं है वैसे, कि लिमिट नहीं है कि इतने ही बनेंगे, और बन सकते हैं। कंपनी को जहाँ जहाँ बजट बनाना हो बनाए, खुद की बात है ना, कहाँ सरकार को देना है या गवर्नमेंट को देना। सरकार गवर्नमेंट एक ही बात है, या शेयर होल्डर को देना है। किसी को दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए ही होता है। अच्छे से मैनेज हो, फ्यूचर में प्लानिंग अच्छा हो, उसके लिए बनता है ये। तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बनाना हो बनाओ। इसमें कोई ऐसे खतरनाक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भी नहीं है कि आपको उसी को फॉलो करना होगा। एक जनरल सेंस में फॉर्मेट्स फॉलो करने होते हैं, जिससे हमको समझ में आए इजीली। समझ में आ रहा है? जनरली सेल्स ढूंढना हो तो कैसे करते हैं? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग सेल्स आता है। अब प्रोडक्शन बजट करोगे तो उसका रिवर्स कर सकते हो, है ना। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली ऐसे ही फॉर्मेट होते हैं। सो फॉर्मेटिंग इज नॉट अ बिग टास्क ओवर हियर। कैश बजट में क्या होगा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर कैश इनफ्लो लिखोगे, फिर आउटफ्लो उसमें से माइनस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वही क्लोजिंग बैलेंस दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो बहुत इजी फॉर्मेटिंग है, और सच में बहुत आसान चैप्टर है हमारे लिए, खास करके हमारे कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर है। फाइन। एक्चुअली इसमें मैंने उसके ऑब्जेक्टिव भी दिखाई दिए हैं, कुछ बचा ही नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव इसका मेन होता क्या है बच्चों? कि बजट बनाएंगे, एस्टिमेशन करेंगे मनी टर्म्स में फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एडवांस में प्लान करके। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मैंने बताया तो है, बट एडवांस में प्लान करने के बाद जब एक्चुअल होगा उसका भी तो मेजरमेंट होगा ना, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो पता कैसे चलेगा, है ना। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी इसमें करना होता है। बजट बनाने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाता है, और उस एक्चुअल को फिर कंपेयर
विथ बजट। अभी भी मैंने लाइन थोड़ी ज़्यादा खींच ली, इधर ही रखते हैं, कुछ तो रह गया है, कोई बात नहीं। एक्चुअल मेजरमेंट करने के बाद क्या होगा, कंपैरिजन विथ बजट। बजट के साथ कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने के बाद क्या पता चलेगा आपको, सिंपल। अगर सब सही जा रहा है तो चलने दो, अगर कुछ डेविएशन है, हमारे बजट से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो जानेंगे कि वो डेविएशन क्यों आ रहा है, और उस डेविएशन को हम कंट्रोल करके वापस प्रोसेस में लाएंगे। सही है। तो ये पूरा प्रोसेस है बजट का। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बेसिस पे इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन करते करते साथ में मेजरमेंट भी करते जाएंगे, मेजरमेंट को कंपेयर करेंगे हमारे प्लानिंग के साथ, तो जो भी डिफरेंसेस आएंगे उस डिफरेंसेस को चेक करके रीजन ढूंढेंगे व्हाई दैट डेविएशन अकर, देन वी हैव टू सॉल्व दैट रीजन। वो डेविएशन को सॉल्व करना है, यही हमारा प्रोसेस होता है बजट में। तो कंपैरिजन विथ बजट एंड फाइंड डेविएशन इफ एनी। कोई डेविएशन है तो वो भी ढूंढेंगे साथ में। फिर क्या बोल सकते हो, ऐसी जगह क्यों बन रही है आज ना। फाइंड रीजन फॉर डेविएशन एंड सॉल्व इट। और क्या, मैं ज़्यादा दूसरा लिख सकता था बट जगह नहीं है, ठीक है। फिर डेविएशन का रीज़न निकालेंगे और रीज़न को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वापस प्रोसेस शुरू। सही। तो बजट का एक चक्रव्यूह लिखा है हमने इधर, इसमें एक दो आइटम ऊपर चली जाते हैं ना, प्लानिंग इन एडवांस तो स्टार्टिंग में लिख दिया था, इसके साथ साथ तो भी चलता था, एक ही बात है। इसमें से आप प्लानिंग इन एडवांस को हटा के इसमें लिख सकते हो एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग। प्लानिंग इन एडवांस मॉनेटरी या क्वांटिटी टर्म्स में ही होता है, थियोरेटिकली टर्म्स में नहीं करते हम बजट। खास करके स्पेसिफिक पीरियड में ही होना चाहिए, रैंडम कुछ भी नहीं चलेगा, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके कंपेयर करेंगे हमारे बजट के साथ एंड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन को फिर उसका रीज़न ढूंढ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बजट पढ़े थे, सेल्स बजट से लेकर मास्टर बजट तक सब डिस्कस किया हमने, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट भी डिस्कस किया। एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, C2। A factory is currently running at 50% capacity. Existing capacity बताइए आपको 50% and produces 5000 units at the cost of 90 per unit। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है उसकी 90 per unit। ओके। एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, उसमें आपको सब डिटेल दी हुई है। एडमिन और फैक्ट्री में आप देखोगे कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल। जो पार्ट फिक्स है उसको कैसे लिखोगे, और जो पार्ट वेरिएबल है उसको कैसे लिखोगे। फिक्स के लिए और वेरिएबल के लिए एक हमारा स्टैंडर्ड रूल है, मैं पहले दिन से बताता हूँ आपको। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल ऑलवेज रिमेन सेम, बताया है मैंने, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। मतलब जितने यूनिट्स हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे उतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वो सेम रहती है। बट फिक्स कॉस्ट जो टोटल में है, मैं कितने भी यूनिट बनाऊं मेरी कैपेसिटी के अंदर रहकर, तो फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बदलती है, ना कि इन टोटल बदलती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलती है, ना कि पर यूनिट में बदलती है। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा के चलोगे तो ये आ जाएगा। करते हैं। द करंट सेलिंग प्राइस इज 100 बोला आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है 60% वर्किंग, एग्जिस्टिंग 50% है, तो बोला कि अगर 60% कैपेसिटी पे हम काम करें, द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड बाय 2% एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 2%। सेलिंग प्राइस घट रही है और मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब यूनिट्स भी तो बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा बन रहे हैं देखेंगे। 80% वर्किंग पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 2.5%। तो तीन अलग अलग कैपेसिटी दी है, एक एग्जिस्टिंग, एक 60%, एक 80%। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट शोइंग प्रॉफिट्स
ऑफ द फैक्ट्री एट 60% एंड 80% कैपेसिटी। कई बार पूछा है फ्लेक्सिबल बजट इन लोगों ने, कुछ भी होता नहीं इसके अंदर, इट्स वेरी इजी, डैम इजी। आप देखोगे सर ये है, आप रहने दो हम कर लेंगे, आप ऐसा बोल दोगे, सच में बहुत ज़्यादा इजी है। और रोकड़े मार्क्स लेने के आने हैं, कैश मार्क्स है, कैश छोड़ के मत आना बस। फ्लेक्सिबल बजट है मतलब 3 लेवल की कैपेसिटी आ रही है, एक 80% कैपेसिटी जिसमें 2 कॉलम बनेंगे, क्योंकि पर यूनिट भी चेंज हो रहा है ना, तो एक कॉलम बनेगा पर यूनिट का और एक कॉलम बनेगा टोटल अमाउंट का। ठीक है, वैसे ही 60% कैपेसिटी पे भी बनेगा। फ्लेक्सिबल बजट बोला है मतलब मुझे अलग अलग कैपेसिटी की में मेरा बजट बनाना होगा, इसमें भी पर यूनिट और अमाउंट। तो एग्जिस्टिंग भी है ना, वो भी तो करना है। एग्जिस्टिंग 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारी कॉस्ट क्या होगी और हम फाइनली क्या कमाएंगे, वो सब पूरा बजट बन जाएगा इसके अंदर। ये दोनों जो है हमारे लिए प्रपोज्ड है, 60% 80% दोनों प्रपोज्ड है, वो एग्जिस्टिंग था, तो वो 2 क्लासीफाई कर दिया हमने खाली इधर। पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग 50% कैपेसिटी पे कितने यूनिट बना रहे हैं, 5000, तो 60% पे कितने होंगे, 80% पे। तो इसमें कॉस्ट का क्लासिफिकेशन में मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री एंड एडमिन है, और फैक्ट्री एंड एडमिन में भी वेरिएबल एंड फिक्स अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो बजट बनाने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट वाइज लिख सकते हो आप। पहले भैया मैं मटेरियल, लेबर, फिर वेरिएबल को कंसीडर करेंगे, फिर फिक्स वाले को ले लेंगे। तो वेरिएबल और फिक्स 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना अलग अलग, समझने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले हम ले लेते हैं हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है कि फिक्स है, आर यू श्योर? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होती है, तो पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगी, भले 50% कैपेसिटी हो। बट इधर क्या बोला था, 60% पे क्या बोला है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। वैसे तो सेम रहती है, बट बोला है इंक्रीज तो करेंगे। इंक्रीज कितनी होगी, 2% मतलब 1 रुपया बढ़ जाएगा, 51। उधर कितना बढ़ रहा है, 5%, मतलब 2.5 रुपीज इंक्रीज होंगे। From 50 it will increase by 2.5 rupees, means our material per unit cost will be 52.5. I have number of units also, just I have to do multiplication. So in first case 2,50,000, in second case 6,000 से मल्टीप्लाई करना है, 4,30, 6 लाख नहीं, 3,06,000 here 4,20,000। तो ये मुझे मिली मटेरियल की कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर भी इधर ही लिखेंगे ना, वो भी वेरिएबल ही तो होता है, जो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 15 रुपीज। उसके बारे में कुछ बोला था क्या, इट्स नॉट चेंजिंग एट ऑल, दैट मीन्स एज पर अवर एजम्पशन इट विल रिमेन सेम ऑलवेज। 15 into 5 75,000, 15 into 6 90,000 and 15 into 8 1,20,000। हम चाहे तो इन दोनों का टोटल करके प्राइम कॉस्ट ऐसा लिख सकते हैं, बट हम कॉस्ट शीट नहीं बना रहे, चले ठीक है। हम सिर्फ वेरिएबल का पोर्शन लिया है। भी फैक्ट्री एंड एडमिन दोनों में वेरिएबल है, तो फैक्ट्री और एडमिन में जो वेरिएबल पोर्शन है वो तो ले लेते हैं इधर, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना वेरिएबल पोर्शन है, 15 में से 6 फिक्स था,
तो 9 रुपीज़ वेरिएबल पोर्शन है। इसमें भी हमको ऐसा नहीं बोला था कि ये इंक्रीज हो रही है या कुछ हो रहा है, तो ये भी सेम ही रहेगा। 9 इंटू 5 देन आफ्टर कौन है, एडमिन ओवरहेड, वो भी टोटल हमारा था 10, बोला है 5 फिक्स्ड है तो 5 वेरिएबल है, 5 रहेगा एंड तक। 25 30,000 एंड 40,000। मजे हो गए ये तो हमारे। ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करना होता तो आप नींद में भी कर दो ना, नींद में भी नहीं हो जाता, मतलब आधे नींद में होंगे, थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता होगा तो भी इंसान का हो जाएगा। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं ना वो भी सॉल्व कर सकते हैं। आप तो तेज बुद्धि वाले हो, मंद कहाँ। तो टोटल भी करते हैं ना अभी। वेरिएबल कॉस्ट हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ही लेते हैं, हेडिंग लगाया था हमने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको ए नंबर दे देते हैं ऐसा, 3,95,000। फिर ये कितना है, ये तो 1 रुपया बढ़ा था, 80 होगा, और ये होगा 81.5। ये तो समझ में आ गया, ये भी कर दो 4,80,000। फाइन, ये तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड मिल गया मेरे को। वेरिएबल मिला तो फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को भी उठा लेते हैं ना। उसमें 2 थे हमारे पास खाली, एक फैक्ट्री ओवरहेड जो 15 माइनस 6 नहीं 6 ही था इस केस में, और एडमिन ओवरहेड कितना बोला है 5। बच्चों फिक्स की बात हो रही है, और फिक्स में हमने कहा था कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम। तो मेरी जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट हुई होगी ना उसी को मैंने 5,000 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाला होगा, 6 और 5, तो हम वापस 5 से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं ना, 30,000 एंड अभी हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम इन टोटल। तो अभी पर यूनिट में नहीं टोटल में लिखा जाएगा। भले मैं कितना भी मैन्युफैक्चर कर लूँ मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, बट उसके बेसिस पे पर यूनिट चेंज हो सकता है कि नहीं। जैसे कि इधर 5 हो गया, नीचे 4.17 हो गया। वैसे ना लिखो तो टेंशन नहीं, बट लिख लेते हैं इधर 3.75 एंड 13। ओके, फिक्स कॉस्ट भी हो गई, और कोई कॉस्ट तो बची नहीं है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं हम। $55,000 एंड 55,000, सब में पर यूनिट अलग अलग आएगा। इसमें कितना आना चाहिए 11, इसमें आएगा 9.17, इसमें आएगा 6.88। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट मिलने में कहाँ प्रॉब्लम है। टोटल कॉस्ट A प्लस B सॉरी 90 और 395 प्लस 55 4,50,000। इसको एक काम करते ना, ऐसे अलग अलग नीचे लाइन कर देते जिससे दिखे थोड़ा अच्छा। हाँ जी, इधर 17 5,35,000, $88 टोटल
7,07,000। डन, टोटल कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद प्रॉफिट था कुछ है नहीं, सेलिंग प्राइस ही है ना। हाँ, सब में सेलिंग प्राइस भी तो चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल्स मिलता है ना जनरली, तो सेल्स लिखेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ ना, बीच में इधर लिखते हैं हम ऐड प्रॉफिट, तो आएगा हमारे पास सेल्स। तो एक्चुअली इस केस में सेल्स पहले मिलने वाला है, प्रॉफिट बाद में होगा। जब 50% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे थे तब हमारी सेलिंग प्राइस थी 100, तो 5 लाख रुपीज सेल्स होना था। जब 60% कैपेसिटी पे थे तब मेरी सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रही है कुछ, कितनी, तो 100 माइनस 2 98 हो जाएगा। 98 इंटू 6,000 5 लाख। फिर कितनी रिड्यूस हो रही है, 2.5%, मतलब 97.5 मल्टीप्लाई बाई 8,000 7,80,000। बस अभी डिफरेंस निकालते चलो, प्रॉफिट भी मिल जाएगा। पहले का तो पता है, चलो 50,000 है, 10 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है पर यूनिट। अगर पर यूनिट पूछा हो तो इधर से बन ही जाता है, इजी हो जाएगा काम। फिर इधर 588 माइनस वही करना है 53,000 पर यूनिट कितना आएगा 8 ओके 73,000 का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 8,000 करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा पर यूनिट प्रॉफिट। बन गया फ्लेक्सिबल बजट। पूछा था क्या आपको, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट शोइंग प्रॉफिट्स ऑफ द फैक्ट्री एट 60% एंड 80% कैपेसिटी। जो उन्होंने प्रॉफिट्स पूछा था बना दिया। एक्चुअली उन्होंने तो टोटल ही पूछा है, हमने पर यूनिट भी निकाल के दिया है साथ। इजी था, कोई मैजिक है उसमें, खाली दो ही चीज़ याद रखनी है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। इधर बच्चे गलती कर जाते हैं हर बार। इस पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उनको फिक्स कॉस्ट सेम सेम समझ के क्या कर देते हैं, यही लिख देते 6 6 6 5 5 5 बोलते हैं ना सर सेम है, बट हर बार तो इन टोटल बोला जाता है ना बीच में, वो पता नहीं क्यों याद नहीं आता। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये जो निकाली हुई होगी पर यूनिट वो इस कैपेसिटी के बेसिस पे निकली हुई है, ठीक है। तब जो मेरी फिक्स कॉस्ट हुई होगी उसको मैंने उस यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाली, बट फिक्स कॉस्ट तो टोटल में फिक्स रहती है, इसीलिए हम पहले तो टोटल ढूंढेंगे है कितनी, फिर वो फिक्स रहेगी हर जगह पे। ये गलती ना हो, हमेशा करते हैं बच्चे, बाकी इतने रोकड़े मार के ना चले जाएंगे, पूछते हैं हमेशा।